बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 14 में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स जो है ये भी हमारा एक बायो पॉलीमर ही है और कुछ आपको आइडिया होगा, जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन्स हैं ये पॉलीमर है और इसका जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, या हम आपने यूँ पढ़ा होगा जो बिल्डिंग ब्लॉक है या यूनिट है जिससे मिलकर प्रोटीन्स बनती हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स को हम जो है वो अगर स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन देखें थोड़ा सा, तो द नेम प्रोटीन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस मीनिंग ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। इनकी फ़ंक्शन में जो बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहा है, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम देखें तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना वो फंक्शन है, ये रोल है प्रोटीन का। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जी जो प्रोटीन है इनको नाम दिया गया इसी बेसिस पर, इनकी इम्पोर्टेंस की वजह से, क्योंकि ये एनिमल और प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो प्रोटीन्स होते हैं दीज आर बेसिकली, अगर हम इनको डिफ़ाइन करें तो दे आर बेसिकली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वो वाले कंपाउंड्स जिसके अंदर कौन सा एटम या एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन मौजूद होगा। तो इसलिए हम प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, दे आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। और इसमें जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, जो यूनिट है या जो मोनोमर है वो कौन से वाला है, वो अमाइनो एसिड है। हमारी बॉडी के अंदर 10,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं ये हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे प्लांट्स में होगी, एनिमल्स में है, और इनके बगैर हम कहते हैं कि जी लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर मसल्स में है, स्किन में, हेयर में, टिश्यूज़ वगैरह में जो है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जो प्रोटीन्स हैं ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से वाले हैं, उनमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो कार्बोहाइड्रेट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट थे वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे। ठीक है, लेकिन प्रोटीन में एक एडिशनल एलिमेंट आ गया और वो कौन से वाला है, वो नाइट्रोजन है। तो प्रोटीन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से वाले हैं, वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, ये जो मैंने 4 एलिमेंट्स आपको बताए हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तो हर अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होंगे। और अगर वही अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जी हर प्रोटीन के अंदर ये वाले 4 एलिमेंट्स ज़रूर होंगे। इसके अलावा जो कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनके अंदर फास्फोरस और आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, सल्फ़र एंड जिंक हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना गर्ल्स, जो ट्रेस एलिमेंट्स जिनको हम नाम दे रहे हैं, ये एलिमेंट्स हर प्रोटीन के अंदर नहीं होंगे, किसी प्रोटीन में होंगे और किसी में नहीं होंगे। ठीक है, ये प्रोटीन की नेचर पर डिपेंड करेगा। तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या हैं, दे आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज़्यादा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन भी उसी कैटेगरी में आता है। अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज़ करें, वाटर में डालें, तो क्या होगा, कौन से कंपोनेंट में ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होकर अमाइनो एसिड बना देगा। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ज़रा इतनी हाईलाइट हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अपनी बुक्स पे देखेंगे तो अच्छी प्रोमिनेंट हाईलाइट हुई है। प्रोटीन्स में बी डिफाइंड एज हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मटीरियल विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड अमाइनो एसिड। डेफिनेशन में ही आप ये शामिल कर सकते हैं कि दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, यानी ये तो एलिमेंट मस्ट है ना, जो मस्ट है उनका आप जिक्र कर दें। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम इसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर हम इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। लिखी हुई है ना लाइन, बेस्ड ऑन द फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िको मीन फिज़िकल, केमिकल मीन केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी दोनों प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर हमने इसको क्लासीफाई किया है। सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, और थर्ड आ रही है डिराइव्ड प्रोटीन्स।
ठीक है, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सिंपल प्रोटीन्स क्या हैं? दीज प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये वाली जो प्रोटीन्स होंगी, अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करें, वाटर में डालें, तो वाटर में डालने के बाद या तो ये अमाइनो एसिड बनेंगे या उनके डेरिवेटिव्स। गज़ एक चीज़ आप याद कर मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती है, तो उनके कॉन्सेप्ट आपने साथ ही क्लियर करने हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड डेरिवेटिव आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है? डेरिवेटिव हम बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो पेरेंट कंपाउंड से बनते हैं, लाइक अमाइनो एसिड और देयर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो वाले कंपाउंड्स जो अमाइनो एसिड से बनेंगे। अमाइनो एसिड का भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो उसके बाद जो नया कंपाउंड अमाइनो एसिड का बनेगा वो डेरिवेटिव कहलाएगा। किसका? अमाइनो एसिड का। आप समझ लें ये पेरेंट और चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट है कि अमाइनो एसिड जो है वो पेरेंट मॉलिक्यूल है और इसका डॉटर मॉलिक्यूल कौन सा होगा या डॉटर इसका कंपाउंड कौन सा होगा, वो हम कहते हैं जी डेरिवेटिव्स है। तो आपने ये डॉटर और पेरेंट नहीं करना, ये आपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए टर्मिनोलॉजी जहन में रखनी है। तो अमाइनो एसिड पेरेंट मॉलिक्यूल है, जब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा उससे जो नया कंपाउंड बनेगा तो अमाइनो एसिड ही का जो नया कंपाउंड। अब देखें ना, एक रिएक्शन होता है, उससे ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल प्रोडक्ट बने, समटाइम दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा अगर वो अमाइनो एसिड का से ही बन रहा है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। ठीक है, तो प्रोटीन्स, वो वाली प्रोटीन्स जो वाटर में डालने पे या अमाइनो एसिड बना दें या अमाइनो एसिड का कोई डेरिवेटिव बना दें, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोटीन। अब इस सिंपल प्रोटीन की एग्जांपल में क्या आता है? एल्ब्यूमिन आता है, ग्लोब्यूलिन आता है, ल्यूग्यूमिन आता है, कोलाजेन आता है। अब जो ग्लोब्यूलिन है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशंस। ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये आपने मेंशन कर लेनी है पॉइंट्स बना के। जब इसको याद करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह जाएगी। तो ग्लोब्यूलिन्स क्या हैं? ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है कि दे आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन मीन सॉल्ट का सोल्यूशन है लेकिन उसके अंदर हमने पानी ज़्यादा डाला हुआ है, वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी या सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। दे आर फाउंड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स के अंदर ग्लोब्यूलिन होती है। फॉर एग्जांपल लैक्टोग्लोब्यूलिन इज़ फाउंड इन द मसल्स एंड आल्सो इन प्लांट्स। ठीक है, लैक्टोग्लोब्यूलिन कहाँ पे पाई जाती है? ये वो प्रोटीन है जो मसल के अंदर होती है और प्लांट्स के अंदर होती है। फिर आ रही है लिग्यूमिन एंड कोलाजिन प्रोटीन्स। लिग्यूमिन एंड कोलाजिन प्रोटीन्स जो होती है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में होती है। आपने बायोलॉजी में टिश्यूज़ के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी, उसमें ही एक टाइप का नाम आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी वाली है? लिग्यूमिन एंड कोलाजिन। दे आर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन द एनिमल किंगडम। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन्स ही यही वाली हैं। और ये हमारी जो प्रोटीन्स, बॉडी प्रोटीन्स का, सिंपल प्रोटीन्स की बात हो रही है। सिंपल प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी की प्रोटीन का कितना परसेंट बना रही है? 25 to 35% जो है वो बना रही है। फिर नेक्स्ट टाइप आती है कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इन दीज मॉलिक्यूल्स द प्रोटीन इज़ अटैच्ड और कॉन्जुगेटेड टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप विच आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब देखें, प्रोटीन के साथ अगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई ऐसा कंपोनेंट आके लग गया है, कोई ऐसा ग्रुप आके लग गया है जो कि प्रोटीन का हिस्सा नहीं है। अब प्रोटीन के हिस्से मीन्स लाइक आपके पास आ गया है कोई फॉस्फोरस आ गया है, लिपिड्स आ गए हैं, ये भी कंबाइन कर जाते हैं, तो ये वो हैं जो प्रोटीन का हिस्सा नहीं है। ऐसे जो नॉन प्रोटीनियस ग्रुप्स होंगे जो प्रोटीन के साथ आके अटैच हो रहे हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और उस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? इस ग्रुप को, जो नॉन प्रोटीनियस ग्रुप है, इसको हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉस्फोप्रोटीन आर कॉन्जुगेटेड। ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन एक कंपाउंड प्रोटीन है या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और किससे मिलके बनेगी? फॉस्फोरिक एसिड से। लिपोप्रोटीन्स जो है, यानी प्रोटीन तो देखो होगी प्रोटीन के साथ क्या चीज़ होगी? फॉस्फोरिक एसिड। इस तरह से लिपोप्रोटीन है, इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होगी? लिपिड्स प्रेजेंट होंगे लाइक लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड वगैरह। ठीक हो गया। Derived protein. This class of protein includes substances which are derived from simple and conjugated protein. For example, proteases, enzymes, peptones, oligopeptides, polypeptides, etc. Derived proteins गर्ल्स कौन सी होती हैं? जो
सिंपल प्रोटीन से बने या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बन रही हों, खुद से नहीं बनती, ठीक है। कहाँ से बनेगी, इनकी सोर्स क्या है, या तो ये सिंपल प्रोटीन से बनेगी या फिर कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बनेगी। एग्जांपल्स कर लेना, प्रोटियोजिस हैं, प्रोटियोजिस एंजाइम्स हैं, पेप्टोन्स हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स आ जाते हैं। बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस की बेस पर भी हम प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं। ये सेकेंड वे हो गया क्लासिफिकेशन का। इनको हम एज रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। जो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं जो प्रोटीन्स बॉडी के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही होती है, उसको हम स्ट्रक्चर प्रोटीन कह देंगे। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, एक मटीरियल को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती हैं, उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। फिर आती है जेनेटिक प्रोटीन, जो जेनेटिक मेकअप बनाती हैं एनिमल किंगडम का या प्लांट किंगडम का, उसको हम फिर क्या बोलेंगे, जेनेटिक प्रोटीन। तो इस तरह से ये भी एक क्लासिफिकेशन का वे है जिसमें हम हार्मोनल प्रोटीन कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और जेनेटिक प्रोटीन इसकी वो टाइप्स में आ जाता है बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी ना, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डेराइव्ड प्रोटीन्स, ये किस बेसिस पे थी, ये थी फिजिको केमिकल जो है ना प्रॉपर्टीज़, उसकी बेसिस पे हमने प्रोटीन को जो है वो क्लासीफाई किया हुआ था। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स आर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि जिसमें कुछ चीज़ बहुत पास हो, सॉलिड में जैसे होता है ना, चीज़ें आपस में चिपकी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे आपने समझना है कि जो मेजॉरिटी प्रोटीन्स होती है वो कैसी होती है, कॉम्पैक्ट होती हैं, बहुत क्लोज उसके पार्टिकल्स होते हैं। हाईली कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर वो लिपटी हुई हैं, आप ये समझ लें, ठीक है। मॉलिक्यूल्स विद द पोजीशन ऑफ ईच एटम रिलेटिव टू अदर्स डिटरमिन्ड विद ग्रेट प्रिसीजन। फिर हमने अगर इनकी स्ट्रक्चर मालूम करना है, स्ट्रक्चर स्टडी करना है, तो हमने बहुत ध्यान से करना पड़ता है। हमें एक एटम की पोजीशन को हम दूसरे की पोजीशन के रेफरेंस से उसमें देखते हैं। To describe the structure of protein in an organism, it is necessary to specify the three-dimensional shape that the polypeptide chain assumes. तो अगर हमने स्ट्रक्चर इसका डिस्क्राइब करना है तो फिर हमने 3 डायमेंशनल शेप इसकी डिस्क्राइब करनी है, और इससे जो अमाइनो एसिड के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम पॉलीपेप्टाइड, जो लिंक बनेगा, जो बॉन्ड बनता है जिससे अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी फिर हमने उसको जो स्ट्रक्चर इसी तरह से 3 डायमेंशन में देखना होता है। अब जो प्रोटीन्स हैं उसको हमने 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब सम प्रोटीन्स आल्सो पोजेस अ फोर्थ स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स के अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइंड इन अ पेप्टाइड चेन इज़ रेफर टू एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये आपके जो सामने बना हुआ स्ट्रक्चर है ये वाला, बस ये स्ट्रक्चर है जी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। इसमें देखें सारे एटम जो है ना वो इस तरह से जिगजैग की फॉर्म में हैं, लेकिन है एक सिंगल लाइन के अंदर। तो हम इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसका हम क्या नाम देंगे, दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रेगुलर कॉइलिंग और जिगजैगिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अब रेगुलर कॉइलिंग का क्या मतलब है कि एक लाइन में हो तो उसके ऊपर दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड है वो आके ऐसे क्या कर जाए, कॉइल कर जाए, तो हम क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर। या जिगजैग ही होगा लेकिन उसके ऊपर भी क्या हुई होगी, जैसे लाइक दिस वन, ये जिगजैग है लेकिन इसके ऊपर भी क्या हुई है, कॉइलिंग हुई है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम क्या नाम देते हैं, दिस इज़ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर आता है इसमें कैसे कॉइलिंग वाला हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है बिटवीन NH एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 फंक्शनल ग्रुप के दरमियान में होती है। NH एक उसका आएगा अमाइनो एसिड का, और C डबल बॉन्ड O दूसरे अमाइनो एसिड का होगा। इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ डेवलप हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन रिजल्ट्स इन द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर ये जो ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग मैंने आपको बताई ना कि ट्विस्टिंग हो रही है, फोल्डिंग हो रही है, इस तरह से करके, अगर ये एक डायमेंशन में ना हो, ये 3 डायमेंशन में हो जाए। 3 डायमेंशंस कौन सी हैं, एक्स, वाई एंड इस तरह से एक्सिस, तीनों एक्सिस में इस तरह स्ट्रक्चर जाना शुरू हो जाए प्रोटीन का, तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी आ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है। फिर गर्ल्स ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स विच कैन बी डिस्टर्प्टेड ईजिली बाय हीट, चेंज इन pH और अदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम क्या नाम देते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कि आपने
जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रॉय हो सकता है, चेंज हो सकता है, कैसे? हीट से चेंज हो जाता है, पीएच चेंज करने से चेंज हो जाता है, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंडीशंस हमने अप्लाई किए उससे अगर चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसकी कॉमन एग्जांपल कर लें आप जनाब कि जो हमारी एग वाइट है, एल्ब्यूमिन है, ये भी प्रोटीन है, ठीक है। आपने देखा होगा जब ये पकती है, यहाँ इसको हम ऑयल में बनाएं या आप इसको जो है वो वाटर के अंदर इसको बॉईल करें, दोनों केसेस में आप हीट इसको प्रोवाइड करें। हीट प्रोवाइड करने पर क्या होता है कि एल्ब्यूमिन जो है ये सॉलिड चेंज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले लिक्विड होती है वाइट फॉर्म ऑफ एग, तो बाद में क्या हो जाती है? वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो हम कहते हैं जी जो प्रोटीन थी उसने अपनी केमिकल नेचर चेंज कर लिए, और जो चेंज आएगी वो कैसी चेंज होती है? वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है कि एक दफ़ा अंडा पक गया तो दोबारा से आप उसको रॉ फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है ना। ऐसा ही है कि जैसे एग जो है अगर हमने उसे पका लिया है तो हम उसको दोबारा किसी भी कंडीशन, किसी किस्म की भी कंडीशन अप्लाई करके हम दोबारा से उसको रॉ फॉर्म में नहीं ला सकते, दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो हम कहते हैं जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है वो क्या है? वो इरिवर्सिबल है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। प्रोटीन टेक एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज़ द बेसिक विच इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आपको पता है प्रोटोप्लाज्म जो है उसके बनाने में प्रोटीन इस्तेमाल हो रही है। न्यूक्लियो प्रोटीन जो है, जो न्यूक्लिक एसिड जो है के साथ मिलकर प्रोटीन बनती है, उसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन कह रहे हैं, और ये हेरिडिटरी या जेनेटिक मेकअप में काम करती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट जो है ना वो प्रोटीन है। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं दे आर बेसिकली प्रोटीनियस इन नेचर, और एंजाइम के बगैर आपको होता है लाइफ पॉसिबल नहीं है। बहुत से जो प्रोटीन्स होते हैं ना उनका अपना फंक्शन होता है, लाइक हीमोग्लोबिन जो है ये भी एक प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है। सम प्रोटीन्स एक्ट एज हार्मोन्स, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स का काम करते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, कि अगर इनकी अमाउंट बॉडी में प्रॉपर होगी तो कुछ ऑर्गन्स अपना काम अच्छा करते हैं, नहीं होगी अगर यही हार्मोन्स प्रेजेंट नहीं होंगे रिक्वायर्ड अमाउंट में तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सही काम नहीं करते। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रीज़ में भी जो है ना प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जैसे कि लेदर बनाने में टैनिंग ऑफ हाइड्स, मतलब उसको जो कलरिंग है, हार्डनिंग ऑफ लेदर है, इसके अंदर जो है प्रोटीन यूज़ हो रही है। जेलेटिन है, ये आपने सुना होगा। जेलेटिन कैसे बनता है? जेलेटिन इज़ मेड फ्रॉम द बोन्स और स्किन एंड टेंडन्स इन वाटर। अगर इनको लेकर आप पानी में, वाटर में डाल के इसको हीट करेंगे तो इनके मिक्सचर से जो चीज़ बनती है उसको हम जेलेटिन बोलते हैं। और ये जेलेटिन कहाँ पे यूज़ होती है? बेकरी के अंदर यूज़ होती है। कैसीन एक और प्रोटीन है जो कि बकल्स वगैरह बनाने में जो है ना वो यूज़ हो रही होती है। तो ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रोटीन्स के हमने यूजेस भी देख लिए। फिर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है लिपिड्स का। लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स जो है ग्रीक वर्ड लिपोस से निकला है, इसका क्या मतलब है? फ़ैट, ठीक है। और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से हमें मिल सकते हैं, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगे और हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी जो हाईलाइट हुई है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें आ जाता है, ये इसकी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन। फिर आता है लिपिड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फैट्स हैं, आपको पता है फैट्स और ऑयल्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर क्या है? नॉन पोलर होती है। और किसके अंदर सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का रूल आपने याद रखना है, वो अप्लाई हो रहा है। कौन से वाला रूल है? लाइक डिज़ोल्व लाइक। फिर आता है नेक्स्ट, देयर बिल्डिंग प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर दी फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड स्टेरोल्स, ठीक है। तो जो लिपिड्स के प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलकर लिपिड बनता है वो कौन कौन से हैं? वो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है और स्टेरोल्स है। और ये तकरीबन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसको यूटिलाइज़ करता है। फैट्स एंड ऑयल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड्स फाउंड इन द नेचर। नेचर के अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट हैं वो फैट्स एंड ऑयल्स की फॉर्म में हैं, और ये हमारे फूड फैक्टर का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फूड फैक्टर कौन कौन से वाले हैं? 3 फूड फैक्टर्स हैं, याद रखने आपने। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, और उसके साथ साथ कौन से वाला आ रहा है हमारा? ये लिपिड आ रहा है। तो आपके पास ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? दे आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड फैक्टर्स। फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं ये हमारे डिफरेंट तरह की फूड्स में जो है वो प्रेजेंट हैं।
इसके अलावा ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है ताकि हम क्या चीज़ें बना सकें इंडस्ट्रीज़ में, सोप्स, डिटर्जेंट, पेंट, वार्निशेस, पॉलिशेस, कॉस्मेटिक्स, प्रिंटिंग एक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लिपिड। फिर हमारे पास आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स कम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेरीन ऑर्गेनिजम्स। एनिमल फैट्स जो हैं ये एडिपोज टिश्यू सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। बटर एंड घी जो है वो भी स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल फैट्स हैं और मिल्क से बनाई जाती है। वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं ये सीड्स और नट्स से हासिल किए जाते हैं ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा मेरीन ऑयल जो है वो हम सी एनिमल्स लाइक सैल्मन और वेल्स वगैरह से हासिल करते हैं। यानी कि ये सोर्सेज हैं बेसिकली फैट्स और ऑयल्स कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। Animals and vegetable fats and oils have similar chemical structure. They are triesters. Tri mean 3 और एस्टर मीन 3 एस्टर्स होंगे। अब एस्टर क्या है, ये भी क्लास ऑफ कंपाउंड ही है। कैसे बनेंगे? ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बनेंगे। अब ये जो पहला आपके पास दिया हुआ है जैसे फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल, कितने कार्बन है गर्ल इसके अंदर? 1 2 एंड 3। दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन है और इनके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH ग्रुप। तीनों के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है प्लस फैटी एसिड। ये फैटी एसिड का जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ क्या है? OH। तो आपके पास RCOOH। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R कंबाइन करके लिखना हो तो ये मैं ऊपर करके लिख रही हूँ RCOOH। तो ये आपके पास क्या है? ये भी फैटी एसिड का ही जनरल फार्मूला बन जाएगा। ये क्या चीज़ आपको दी जा रही है? दिस इज़ फैटी एसिड, इसका जनरल फार्मूला है। अच्छा, अब गज़ क्या होगा यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पर ये जो है ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड यहाँ पे इनका जो रिएक्शन होगा, उसके रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बने जा रहा है ट्राइएस्टर, वो कैसे बनेगा? अब ये देखें, यहाँ से H जो है वो हट गया है और यहाँ से फैटी एसिड का OH, ये मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? ये यहाँ पर बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का और 3 मॉलिक्यूल होंगे फैटी एसिड के। तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटता है तो एक यहाँ पे जो है ना RCOO ग्रुप आके अटैच होगा और रिवर्स अटैच होगा। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन भी निकलेगा और तीसरा हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल आएंगे? वो 3 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइएस्टर ऑफ ग्लिसरॉल को हम क्या नाम देते हैं? इसे हम ट्राइग्लिसराइड का नाम भी देते हैं। और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है वो हमें बताएगी कि ये ट्राइग्लिसराइड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या लिक्विड। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का गज़ यहाँ पे क्या मतलब है कि हाउ मैनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के हमारे उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं वो हमें यहाँ से पता चलते हैं। तो जिसमें वो वाला ट्राइग्लिसराइड जो लॉन्ग चेन होगा और सैचुरेटेड होगा, मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कम होंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा और उसको हम क्या बोलेंगे? फैट्स। जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं, मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड भी होगा और या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये देखें, ये आपके पास ऑयल की एग्जांपल दी हुई है और इसमें आपको यहाँ पे कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, और ये जो डबल बॉन्ड होगा ना, ये हमने कार्बन और कार्बन को डबल बॉन्ड देखना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन में, ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन और कार्बन के दरमियान में। कार्बन और ऑक्सीजन को नहीं देखना आपने। यहाँ पे भी देखें, जो कार्बन और कार्बन के सारे बॉन्ड हैं वो क्या हैं? सिंगल हैं, बॉन्ड हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मेल्टिंग पॉइंट जो हैं ग्लिसराइड के, ये डिपेंड करेगा कि अनसैचुरेशन कितनी है। अनसैचुरेशन जितनी बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। जितनी अनसैचुरेशन कम होगी उतना हम कहते हैं
अनसेचुरेटेड जो है उनके अंदर उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होगा। और क्यों लो होगा? क्योंकि अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगती है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो। Chemically common oils and fats are the mixture of the saturated and the unsaturated triglycerides present in various ratios. तो कॉमन जो ऑयल्स एंड फैट्स है वो इनका मिक्सचर हो गया। क्लासिफिकेशन इसकी भी 3 टाइप्स हैं। सिंपल लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड है, ड्राई लिपिड्स आ जाते हैं। सिंपल लिपिड्स जो हैं दे आर द एस्टर्स और द फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। अभी जो हमने डिस्कस किया था वो यही एग्जांपल आती है, कॉमन एग्जांपल आ जाती है फैट्स एंड ऑयल्स की। फिर आता है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स जो हैं ये हमारे पास फैटी एसिड जो है इसके साथ अगर हम अल्कोहल मिला दें तो ग्लिसरॉल, या फॉस्फोलिपिड्स है, स्फिंजोलिपिड्स है, लिपिड प्रोटीन्स है, कुछ भी मिला दें तो उनके इन्हें लिपिड अगर किसी और कंपोनेंट के साथ कंबाइन करके बन रहा है तो फिर हम इसको कंपाउंड लिपिड बोलेंगे। इस तरह से डिराइव्ड और एसोसिएटेड लिपिड आ जाते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये या तो सिंपल लिपिड से बन रहे होंगे या ये कंपाउंड लिपिड से बन रहे होते हैं। और स्टीरोल्स, विटामिन डी और टर्पिन्स जो हैं वो इसके एग्जांपल आ जाती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्या है, ऑयल्स एंड फैट जो हैं या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, यानी कि उनकी फिक्स शेप नहीं होती। आप माइंड में ना वो घी रखें, जैसे घी है उसकी होता तो सॉलिड फॉर्म में लेकिन उसकी फिक्स शेप नहीं होती है, यानी शेप वो चेंज कर सकते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में। और जो लिक्विड्स होते हैं या तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिपिड्स की बात हो रही है। व्हेन प्योर दे आर कलरलेस, अडरलेस एंड टेस्टलेस। अगर ऑयल एंड फैट्स जो हैं वो प्योर होंगे तो ना उनका कोई कलर होगा, ना उनकी कोई अडर होगी और ना ही उनका कोई टेस्ट होगा। अगर फ़ैट या लिपिड्स के अंदर कोई कलर आ रहा है, अडर आ रही है, तो टेस्ट तो समझ लें कि वो प्योर फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ चुकी हुई है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक डाईएथाइल ईथर, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल हैं। They readily form emulsions when agitated with water in the presence of soap or other emulsifier. अगर हम सोप की प्रेजेंस में या कोई इमल्सीफायर लेके वाटर के साथ इसको हम हीट करें तो ये क्या बना देते हैं, इमल्शंस बना देते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। देयर फोर दे एक्ट एज इंसुलेटर फॉर द एनिमल बॉडी। इसलिए एनिमल बॉडी के लिए ये इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अभी इसकी जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, साथ साथ याद करेंगे तो ही आपकी अच्छी सी तैयारी होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।